अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सपोर्ट में डिलीवरी किस किस तरह से हो सकती है, उसके क्या क्या तरीके हैं। अक्सर आपने टर्म सुनी होंगी, FOB, CIF, CNF। उनके बारे में आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में आपको कि ये टर्म्स क्या होती हैं और कहाँ तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कहाँ तक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किस तरीके में सेलर ज़्यादा महफूज होता है और किस तरीके में बायर ज़्यादा महफूज होता है। किस तरीके में किस मुकाम पे जाके बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है, या किस मुकाम पे जाके सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस तरह की हमारी वीडियोस डिफरेंट फैक्ट्स पे मबनी होती हैं, इसलिए इन वीडियोस को अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको सही तरह से नॉलेज मिल सकेगा, वरना चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। दोस्तों, मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो एक्सपोर्ट डिलीवरी मेथड्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करेंगे, और अगर एक एक्सपोर्टर आपको के साथ माल लेना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट करता है, आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, तो फिर वो आपको कहता है कि मुझे आपने ये चावल देना है और इस तरह से आपने वो चावल मुझे पहुंचाना है। जब चावल की बात होगी तो किस छोटे से छोटे तरीके से वो आपसे चावल की डिमांड कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आप उसे चावल देंगे। यानी यहाँ पे आप एज अ सेलर हैं और किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ कोई शख्स एज अ बायर काम कर रहा है। अगर हम थोड़े सादा तरीके से इसको बयान करें तो ये आपकी फैक्ट्री है, यानी आप सेलर हैं या एक्सपोर्टर हैं और ये आपकी फैक्ट्री है। ये यहाँ पे पोर्ट है, कोई भी पोर्ट हो सकती है। अगर हम पाकिस्तान का हिसाब लगाते हैं, जो कराची की पोर्ट है जहाँ पे जहाज़ खड़े होते हैं, और ये वो बायर है या इंपोर्टर है, ये उसकी इसका वेयर हाउस है, किसी दूसरे मुल्क में ये वाक़ है। अब हमने ये देखना है कि आप या सेलर हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो बायर है तो इंपोर्ट करना चाहता है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग डिलीवरी मेथड तय कर सकते हैं। एक मज़ीद पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो भी एक्सपोर्ट की लेन देन होती है वो सारी प्रोसेस्ड राइस की होती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट से तैयार किया गया होता है। प्रोसेसिंग यूनिट पे हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। अगर आप उस प्रोसेसिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब आप एक सेलर हैं या राइस एक्सपोर्टर हैं, कम से कम डिमांड जो आपसे वो करेगा, जो आपसे बायर करेगा या इंपोर्टर करेगा, वो ये करेगा कि मुझे तैयार करके चावल दे दें। दूसरा मेथड एक्स मिल का होता है, इसका मतलब कि आप मिल के गेट पे मुझे वो माल दे दें। तीसरा पोर्ट की सिटी पे होता है कि आप मुझे कराची पहुंच दे दें। चौथा FOB होता है कि फ्री ऑन बोर्ड कि आप मुझे शिप पे चढ़ा के वो माल दे दें। इसके बाद आ जाता है C&F, जो होता है कॉस्ट एंड फ्रेड, यानी आपने अगले की पोर्ट तक पहुंचा के माल तब जाके आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। इसके अलावा होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेड, जिसका मतलब है कि आप कॉस्ट के साथ साथ इंश्योरेंस भी शामिल करेंगे और तब वो माल बहफाजत बाहर तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक और मेथड होता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टू वेयर हाउस, यानी आप वो जो चावल है वो बाहर के वेयर हाउस तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार होंगे। चले, हम ये जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया, अब हम डिटेल में देखते हैं कि मेथड किस तरह से काम करता है और कहाँ पे जाके सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, पहला तरीका है राइस ओनली। कोई बायर या इंपोर्टर आपसे रब्ता करेगा चावल ख़रीदने के लिए, तो आपसे ये कहेगा कि मुझे प्रोसेसिंग यूनिट पे प्रोसेस चावल दे दें। इस पर आपकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि आपने चावल रॉ परचेज़ करना है, फिर आपने प्रोसेसिंग यूनिट पे लेके जाना है, वहाँ पे जाके आपने उस चावल को प्रोसेस करवाना है। जैसे ही चावल बिन में आ जाएगा, उसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक होगा, ये आपने मुहैया करना है, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस केस में अमूमन होता है ऐसे कि जो बायर है या इंपोर्टर है, उसका जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है जो कि खुद आके मिल पे मामला सुपरवाइज कर सकता है। वो बारदाना अपनी ज़िम्मेदारी पे खुद तैयार करवाता है और आके सिर्फ चावल आपसे ले लेता है और बारदाना वहाँ पे ले आता है, अपनी पैकिंग मटेरियल वहाँ पे ले आता है। फिर आपने क्या करना होता है, लेबल लगानी है, और वो जो चावल है वो उस बारदाने में आपने उस पैकिंग मटेरियल में आपने पैक करवा देना है। बिन से आगे तक की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है और सारी उसकी जो पैकिंग है वो खुद सुपरवाइज करता है। इसका फ़ायदा उसको ये होता है कि जो
पैकिंग का सारा प्रोसेस है इसको भी वो सुपरवाइज करता है, और पैकिंग के दौरान होने वाले मसाइल से भी वो बचने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बिन तक होती है कि बिन के अंदर उसने माल प्रोसेस ला के डाल दिया, तो उसके बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी। उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं, पैकिंग के खर्चे हैं, फिमिगेशन के खर्चे हैं, वो सारे के सारे जो बायर है या इंपोर्टर है वो खुद ही बर्दाश्त करता है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव आके सुपरवाइज करता है ताकि लेबर, कोई धागा, कोई इस तरह का जो अदर मटेरियल है वो चावल में शामिल ना कर दे। दोस्तों, एक्सपोर्ट डिलीवरी मेथड्स में जो दूसरा मेथड आता है वो होता है एक्स मिल। एक्स मिल का मतलब ये होता है हर फैक्ट्री का एक गेट इन और एक गेट आउट का प्रोसेस होता है। इस तरीके में वो जो प्रोसेस है वो करामद आता है, यानी आपने गाड़ी तैयार करवा के कंटेनर में माल लोड करवा के फिमिगेशन करके आपने गेट से जैसे ही आउट करना है, आपको उसकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। इस केस में जो सेलर है या एक्सपोर्टर है वो चावल भी परचेज करता है, प्रोसेसिंग भी करवाता है, पैकिंग भी करवाता है, कंटेनर में लोडिंग भी करवा देता है, फिमिगेशन भी कर देता है। इसके बाद वो जैसे ही फैक्ट्री से गाड़ी आउट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आगे की मुकम्मल जिम्मेदारी और गाड़ी को बहफाजत पोर्ट तक लेके जाना वो भी बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस केस में जो बायर है उसका एक्सपोर्टिंग कंट्री में कोई रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी नहीं, सिंपली जो कस्टम एजेंट है उसी को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेता है, और वही सारा कुछ मैनेज करता है कि गाड़ी भिजवा दी और गाड़ी पैक करवा दी, उसके बाद कस्टम पे वो क्लियर करवा दी और वो शिप पे लोड करवा दी। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा तरीका था वो होता है पोर्ट सिटी तक जो गाड़ी है वो पहुंचाना सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें और पिछले वाले मेथड में, एक्स मिल में और पोर्ट सिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपने जो अपनी फैक्ट्री से जो पोर्ट सिटी है जैसे कराची है वहाँ तक की जो ट्रांसपोर्ट है उसका ख़र्चा भी सेलर को ही पड़ेगा, और वो जब पोर्ट सिटी पे पहुँचा देगा बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आगे फिर जो बायर का कस्टम एजेंट है या बायर का रिप्रेजेंटेटिव है वो उस गाड़ी को कस्टम क्लियर करवाने में और आगे शिप पे लोड करवाने में वो सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक की जो टर्म्स थी वो अमूमन लोकल टर्म्स थी और उनका समझना आसान था। आगे चूँकि एक्सपोर्ट की टर्म्स आ रही हैं और थोड़ी सी टेक्निकल हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपने गौर से सुननी है बातें सारी, ताकि आपको मुकम्मल डिटेल और मुकम्मल तरीक़ेकार का पता चल सके। अमूमन चावल की जो एक्सपोर्ट है वो शिप्स या बहरी जहाज़ों के ज़रिए से होती है। एक टर्म बड़ी यूज़ होती है जिसको हम FOB कहते हैं, या फ्री ऑन बोर्ड भी इस टर्म को कहा जाता है। इस टर्म का मतलब असल में ये होता है कि आपने जैसे ही शिप पे माल लोड किया तो आपको एक BL इशू होता है जिसको बिल ऑफ लैडिंग भी कहते हैं। जैसे आपको वो इशू होगा उसके बाद वो जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यानी अब जितने भी पिछले प्रोसेस हैं, चावल लेना, तैयार कराना, फिमिगेट करना, पोर्ट सिटी तक पहुंचाना, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस करवाना और शिप पे माल को लोड करवा देना, ये सारी जिम्मेदारियां सेलर या एक्सपोर्टर के ऊपर आयद हो जाती हैं। जैसे ही हमारा जो माल है, हमारा जो कंटेनर है वो शिप पे लोड होता है, साथ ही हमें BL इशू हो जाती है। BL वो पर्ची होती है, अगर हम सादा जुबान में बात करें तो वो पर्ची होती है जो आपको रिसीविंग दे रही होती है कि आपका कंटेनर इस शिप पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे आके सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी FOB के केस में ख़त्म हो जाती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे से शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगला जो मेथड है वो है C&F का, यानी कॉस्ट एंड फ्रेट का। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियरली बता लूँ, जब भी आपकी एक्सपोर्टर के साथ डिस्कशन हो रही हो, उससे बातचीत हो रही हो सौदे के दौरान, तो आपने लाजमी उससे हर चीज़ क्लियर करनी है, क्योंकि जो हम आगे जाते जा रहे हैं ख़र्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और पहले लोकल ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा था, अब डॉलर्स में ख़र्चे शुरू हो गए हैं। तो आपने ये जो टर्म्स हैं ये अच्छे तरीके से जो इंपोर्टर है उसके साथ, बायर के साथ अच्छे तरीके से क्लियर करनी है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना हो या उसको डाउट ना हो, ताकि आपकी बाद में कैलकुलेशन की ख़राब ना हो जाए। अब दोस्तों, C&F में क्या होता है? C&F में ये होता है कि कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी जो सेलर है उसने माल तैयार करवाना है, पोर्ट सिटी तक पहुंचाना है, कस्टम क्लियरेंस करवानी है, उसके बाद उसने बिल ऑफ लैंडिंग इशू करवाना है, उसके बाद जो सी पोर्ट का किराया, जो सी
का किराया है, यानी जहाज़ की जो ट्रांसपोर्ट का किराया जिसको हम सी फ्रेट भी कहते हैं, वो भी अब सेलर या एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होगी। ये किराया बहुत अहम होता है और काफ़ी इसकी बड़ी अमाउंट बनती है, इसलिए आपने एहतियात से अपना सौदा करना है एक्सपोर्ट का कोई भी। अब जब वो जो जहाज़ है, वो जो शिप है, जैसे ही बायर की या इंपोर्टर की पोर्ट पे पहुंचता है, उससे आगे उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। उसके आगे ही विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो सारी चीज़ को क्लियर करे। सी एंड एफ के साथ एक और टर्म यूज़ होती है जिसको हम सी आई एफ कहते हैं। सी आई एफ बेसिकली उससे मिलती जुलती ही एक टर्म है, लेकिन सी आई एफ में इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो अलहदा से होता है। यानी इसमें जो माल है वो इंश्योर्ड होता है। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो वो माल की इंश्योरेंस ऑलरेडी हुई होती है। अक्सर बायर या इंपोर्टर आपसे सी आई एफ का मुतालबा करते हैं ताकि जो माल निकले वहाँ पे पहुँचे तो वो भी इंश्योर्ड हो। इसलिए अगर आपकी बायर के साथ या इंपोर्टर के साथ चावल की ऐसी डील तय होती है कि जिसमें आपने उसे सी आई एफ देना है, तो उसमें आपने इंश्योरेंस का खर्चा भी शामिल कर लेना है साथ। इसके अलावा दोस्तों जो अगला मेथड है वो वेयर हाउस आता है। वेयर हाउस यानी आपने बायर के वेयर हाउस तक वो माल पहुंचाना है। ये सबसे तवील मेथड होता है जो इस सारे प्रोसेस में काम आता है। अगर हम इसको पिक्टोरियली डिफाइन करें तो ये, आप सेलर हैं या एक्सपोर्टर हैं, आपने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री में माल तैयार करवाया, उसके बाद आपने शिपिंग सिटी पे पहुँचाया, पोर्ट सिटी पे पहुँचाया, वहाँ पे वो जहाज़ में लोड हुआ, उसके बाद वो डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। अब वो जो इंपोर्टर है, बायर है, उसकी सिटी तक जाएगा, वो उसकी पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट से आगे फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और उसके वेयर हाउस तक जो माल पहुंचाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों अगर बायर आपसे या इंपोर्टर आपसे इस टर्म का मुतालबा करता है कि मुझे मेरे वेयर हाउस तक आपने पहुंचाना है, तो आपने ये जो खर्चा है, जो उसकी कस्टम, उसकी जो पोर्ट सिटी है वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के बाद उसके वेयर हाउस तक का पहुँचाने का जो खर्चा है वो भी उसकी कंट्री के जो उसकी कंट्री में रकम यूज़ होती है उसके मुताबिक होगा। तो आप अच्छी तरह से आपने वो भी क्लियर कर लेना है ताकि बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको जो राइस मार्केट यूट्यूब चैनल है इसका रिव्यू भी देना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें जो हमारी तरफ से रिप्लाई रेट है वो 100% है। यानी जो भी आप कमेंट करते हैं, वो कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, हम लोग उस पर रिप्लाई ज़रूर करते हैं आपको। इसके अलावा तमाम वीडियोज़ जो हैं वो हमारे देखने वालों को बड़ी पसंद आ रही हैं और उसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो भी 100% है। इसके अलावा जो चैनल का ग्रोथ रेट है दैट इज़ ऑल्सो 100%, कि हर रोज़ दिन ब दिन काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अब जो हमारा मुकम्मल फोकस है वो इस चैनल की मॉडर्नाइजेशन पे है। आने वाली वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैं ख़ुद भी सामने आऊँगा और साथ में हम लोग विजुअल्स की मदद से भी सीखेंगे कि चावल की प्रोसेसिंग और चावल की जो पेमेंट टर्म्स हैं या डिलीवरी मेथड्स हैं उनको किस तरह से हम लोग विजुअल्स की मदद से भी सीखेंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा जो मिशन है वो ये है कि इस चैनल को मॉडर्नाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। दोस्तों नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे दुरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। आपके वो मोहसिन जिन्होंने आपकी कभी मदद की हो, आपको अच्छा मशवरा दिया हो या आपके इल्म में इजाफ़ा किया हो, उनका एहतराम ज़रूर करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहली वर्कशॉप की कामयाबी के बाद अब दूसरी प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ली है। चूँकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, पार्टिसिपेंट को बुलाना एक तरफ होता है, उनकी मैनेजमेंट करना वो बहुत ज़रूरी होता है। पिछले सेशन के आखिरी दिनों में भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे मेम्बरान की तादाद, रजिस्टर्ड मेम्बरान की तादाद चूँकि पूरी हो गई थी तो हमें वो सारी रिक्वेस्ट बंद करनी पड़ी थी और हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बंद कर दिया था। पिछली वीडियो के बाद बहुत सारी आई एम इंटरेस्टेड की रिक्वेस्ट हमें मौसूल हो चुकी हैं। अगर आप चावल को प्रैक्टिकली सीखने का शौक़ रखते हैं और हमारे प्रैक्टिकल वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस पे व्हाट्सएप भी मौजूद है।
आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपने वहाँ पे लिख के कि आई एम इंटरेस्टेड, तो आपने एक टेक्स्ट मैसेज मुझे सेंड कर देना है। फिर जो हमारी टीम है वो आपको फर्दर उसके बारे में गाइड करेगी कि नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या होगा और किन तारीख़ों में और किस टाइम पे ये वर्कशॉप कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सीट्स महदूद हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको जो डिलीवरी मेथड्स हैं एक्सपोर्ट के वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। हम इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।